नमस्कार, स्वराज सेहत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा और हमारे स्वराज सेहत कार्यक्रम में हर बार हमारी कोशिश होती है कि अलग अलग बीमारियों से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं उन सवालों के जवाब हम ढूंढ पाएं। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर राजेश कानूनगो जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर राजेश जी, क्योंकि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं और बहुत सारी पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं उससे जुड़े पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इसलिए मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर क्या है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक आधुनिक तकनीक है जिसमें लेप्रोस्कोप यानी एक छोटा सा औजार पेट के अंदर डालते हैं। ये सर्जरी जो है छोटे छोटे छेदों द्वारा की जाती है। पहले क्या होता था कि ऑपरेशन जो किए जाते थे वो ओपन ऑपरेशंस किए जाते थे। उसमें पेट को एक बड़ा सा चीरा लगा करके और फिर अंदर ऑपरेशन करके और फिर पेट को फिर से सिल दिया जाता था। तो उसमें मरीज को पेन भी होता था ज़्यादा, हर्निया वगैरह होने के चांसेस रहते थे, इन्फेक्शन होता था और रिकवरी में भी ज़्यादा टाइम लगता था। मगर अभी जो है लेप्रोस्कोपी सर्जरी में एक कैमरा लेप्रोस्कोप अंदर डाला जाता है जिससे कि कैमरा अटैच रहता है और इसके द्वारा स्क्रीन पर देखते हुए फिर ऑपरेशन किया जाता है। तो इससे रिकवरी भी फास्ट होती है और पेशेंट को जल्दी आराम भी मिलता है, ज़्यादा दर्द वगैरह नहीं होता ऑपरेशन के बाद। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आखिर किस तरीके से होती है, इसके फायदे क्या क्या हैं। तो आप क्या डायग्रामेटिक रेस्पिरेशन भी आप हमारे दर्शकों तक समझा सकते हैं कि आखिर ये जो सर्जरी है वो आखिर किस तरीके से की जाती है? अब यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें कि ये आमाशय का हिस्सा है और ये खाने की नली जिसे ईसोफेगस कहते हैं और इसके बाद फिर इंटेस्टाइन दिख रही हैं। अब लेप्रोस्कोपी सर्जरी में ये किया जाता है कि एक टेलीस्कोप पेट के अंदर जाता है छोटे छेद से और उसके पीछे कैमरा अटैच रहता है और जो लेप्रोस्कोप से जो भी दिख रहा है वो स्क्रीन पर दिखता है और उसी में देख करके फिर ऑपरेशन किए जाते हैं। अब जैसे ये एक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी ऑपरेशन का फोटो दिख रहा है, इसमें पेट का जो अतिरिक्त हिस्सा है उसे निकाल दिया जाता है। ये यहाँ आप निकला हुआ सा दिख रहे हैं और यहाँ जो इसको निकालने के लिए स्टेपलर्स की मदद ली जाती है जिससे कि पेट का ये हिस्सा सिल भी जाता है, कट भी जाता है साथ में। ये फ़ायदा होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का, क्योंकि यदि ये ऑपरेशन ओपन ऑपरेशन करना पड़े तो छाती के नीचे वाले हिस्से से लेकर के और नाभि के नीचे तक लंबा चीरा लगाना पड़ेगा। मगर उसी से बचने के लिए लेप्रोस्कोपी सर्जरी में केवल 3 या 4 छोटे छोटे छेद होंगे, जो उसमें कि बड़ा छेद जो है 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर का होता है और छोटा छेद जो है वो 5 मिलीमीटर का होता है। तो उन छोटे छोटे छेदों में घाव जल्दी भी भरते हैं और पेशेंट को दर्द नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, अगला मेरा सवाल यही है कि आजकल के लाइफस्टाइल में मोटापा ऐसी समस्या है जो आजकल हर 2-4 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को होती है और क्योंकि मोटापा होता है तो और भी बीमारियां से वो ग्रसित हो जाता है। तो मोटापा कम करने के लिए ही अमूमन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे मोटापा कम होता है? मोटापा कम करने के लिए हम सीधे लेप्रोस्कोपी सर्जरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले तो पेशेंट को, पर्सन को हम ये बताते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए। फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी एक्सरसाइज है, उसके बाद साथ में डाइट कंट्रोल है और जब इन दोनों चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता तब हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए जाते हैं। और मोटापे की वजह से होने वाले नुकसान शरीर पर कौन कौन से हैं जिसकी वजह से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है? मोटापा आता है तो अपने साथ सभी बीमारियां लेकर के आता है और वो बीमारियां डायबिटीज़ आपने सुना होगा, बहुत ख़राब बीमारी है, वो मोटापे के साथ आती है। ब्लड प्रेशर हाई होना, साथ में कई तरह के कैंसर जो हैं वो मोटापे की वजह से होते हैं। जो डिप्रेशन होता है कई मोटे लोगों को, जो यंग लोग होते हैं जो मेहनत करके भी अपना मोटापा कम नहीं कर पाते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसकी वजह से और ज़्यादा मोटे होते रहते हैं।
महिलाओं में जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जो बांझपन होता है, वो मोटापे की वजह से होता है, क्योंकि ओवरीज जो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं, तो उसमें फिर ओवम नहीं बन पाते, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन और, क्या जी लेकिन और जॉइंट्स के बारे में भी बताना चाहूँगा आप जी जी कि जब जो हमारे शरीर के जो जॉइंट्स बने हुए हैं वो एवरेज 60-70 किलो वेट के लिए बने रहते हैं, मगर जब वेट 100 या 150 के आसपास चला जाएगा और उन जॉइंट्स को उतना वजन सहना पड़ता है, तो फिर वो जॉइंट जल्दी खराब हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, लेकिन क्या सर्जरी से मोटापा कम करना सुरक्षित एक उपाय हो सकता है? क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है। ये उतना ही सुरक्षित है जितना कि आप एक कोई पथरी का ऑपरेशन करा रहे हैं, उतना ही सुरक्षित है। इससे ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं होता है। ये ज़रूर है कि क्योंकि वज़न ज़्यादा होता है तो ऐसे लोगों में थोड़े एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मगर आजकल अत्याधुनिक एनेस्थीसिया की ड्रग्स और अत्याधुनिक मशीनों की वजह से ये रिस्क भी काफ़ी कम हो गया। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि डायबिटीज़ का खतरा भी मोटापे की वजह से बढ़ जाता है। क्या मोटापे की सर्जरी के बाद डायबिटीज़ पूरी तरीके से ठीक हो सकती है? हाँ, जो लोग फ्रेश डायबिटिक्स हैं, जिनकी की 5 साल से कम की डायबिटीज़ हो और वो केवल टैबलेट्स के बेसिस पे चल रहे हो, टैबलेट से कंट्रोल्ड हैं, उन लोगों की डायबिटीज़ ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि जब आपका वज़न बढ़ जाता है तो आपके शरीर में जो पैनक्रियास ग्रंथि है वो इंसुलिन जो बनाती है वो केवल 60 या 70 किलो वेट के हिसाब से बनाती है, मगर जब आपका वज़न ज़्यादा होता है वो तो इंसुलिन की कमी हो जाती है आपके शरीर में वज़न के हिसाब से। तो इसलिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती है ताकि दवाइयाँ जो है वो इंसुलिन को बनाने में, सिक्रीट करने में हेल्प करें। तो जब ऑपरेशन किया जाता है तो इसका मैं एक चित्र से बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पे आप जो एक चित्र देख रहे हैं, ये एक ऑपरेशन का चित्र है, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास बोलते हैं इसे, और ये जो है लेप्रोस्कोपी से किया जाता है। इसमें आमाशय का हिस्सा जो है ये एक छोटी सी ट्यूब बना दी जाती है आमाशय की, और उसे जो है आगे की आँत से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। ये लेप्रोस्कोपी से किया जाता है। एक नाभि के पास एक छेद होता है, वहाँ से लेप्रोस्कोप अंदर जाता है और उसके बाद साइड में 3-4 छोटे छोटे छेद और किए जाते हैं, वहाँ से बाकी औजार जाते हैं और फिर जो है धीरे धीरे इसको आसपास से साफ़ करते हुए और फिर एक स्टेपलर से ये नली बना दी जाती है और उसके बाद फिर इसको हाथ से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं, इसमें ओबेसिटी के से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उसमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, गॉल ब्लैडर की बीमारियाँ होती हैं, स्लीप एपनिया जिसे कि खर्राटे की बीमारी कहते हैं वो हो जाती है, जोड़ों में खराबी हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, लिवर में फैट जमा होने से लिवर ख़राब हो जाता है और आगे जाकर के सिरोसिस हो जाता है जिसमें खून की उल्टियाँ वगैरह होने लगती हैं। साथ में कई चीज़ों का कैंसर भी हो जाता है, ईसोफेगस है, बड़ी आंत है, किडनी का कैंसर है, लिवर का कैंसर है, ये भी मोटापे की वजह से होते हैं। मोटापा नापने के लिए हम एक BMI कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि व्यक्ति का वज़न और उसकी ऊंचाई इस सब से एक फार्मूला निकाला जाता है और उसे कहते हैं BMI। तो ये जो है BMI कैलकुलेशन के लिए, BMI से हम ये बता सकते हैं यदि BMI 18.4 के अंदर है तो वो अंडरवेट कहा जाता है, यानी उसका वेट कम है नॉर्मल से। 18.5 से 24.9 तक यदि BMI हो तो वो नॉर्मल होगा। यदि 25 से 39.9 होगा तो वो ओवरवेट होगा, और यदि मोर देन 40 होगा तो उसे हम मॉर्बिड ओबेसिटी यानी खराब मोटापे की श्रेणी में रखेंगे।
लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आखिर किन लोगों को करानी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने बड़े अच्छे से विस्तार से बताया कि बहुत सारी बीमारियां ग्रसित जो लोग होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख तौर पर डायबिटीज़ का जो ख़तरा है वो कहीं ना कहीं इस सर्जरी के बाद में कम हो जाता है और बहुत सारे इससे फ़ायदे होते हैं। तो किन लोगों को ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और किन्हें कराना चाहिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? जो लोग फ्रेश डायबिटिक्स हैं, जिनका वज़न काफ़ी बढ़ गया है और जिनकी उम्र 25 से 50 साल के बीच में है, उन लोगों को जो है इस सर्जरी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो लोग चाहते हुए भी नहीं वज़न कम कर पाते और उसकी वजह से उनकी डायबिटीज़ भी बढ़ती रहती है। शुरू में वो गोलियां खाते रहते हैं, फिर जब गोलियों से असर नहीं होता है तो फिर उन्हें इंसुलिन पे आना पड़ता है। तो यदि आप इंसुलिन पे आए उसके पहले ही यदि ऑपरेशन करा लें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और इस सर्जरी के बाद डायबिटीज़ रिकवरी रेट का अगर हम परसेंटेज निकालें तो कितना रिकवरी रेट इससे हो सकता है, और इसके अलावा न सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि इसके अलावा भी और कौन कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो इस सर्जरी के बाद से पेशेंट को मिल सकते हैं? जब वज़न कम होने लगता है, ऑपरेशन के बाद जब वज़न कम होता रहता है तो फिर आपके जो लिवर में फ़ैट जमा हो जाता है, जिसे कि फैटी लिवर बोलते हैं, और उससे आगे लिवर की बीमारियां होती है, वो वाली चीज़ जो है वो रिवर्स हो जाती है जी। लिवर का फैट रिवर्स हो जाता है तो आपका बॉडी में ग्लूकोज का मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए जो पेनक्रियास ग्रंथि रहती है उसके ऊपर जो लोड पड़ता है वो लोड पड़ना कम हो जाता है, तो उसमें ये फ़ायदा हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि जब वज़न कम होने लगता है तो शरीर के सारे हार्मोन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं जी। तो उसकी वजह से जो है कई जो फीमेल्स रहती हैं जिनमें इनफर्टिलिटी रहती है तो उनकी ओवरीज़ के हार्मोन ठीक से निकलने लगते हैं, तो फिर वो उनकी फर्टिलिटी स्टेटस काफ़ी बढ़ जाता है। जिन लोगों के जॉइंट्स ख़राब हो जाते हैं उन लोगों को भी जो है वो जॉइंट फर्दर डैमेज नहीं होते, और कई बार जो लोग ज़्यादा जिनको आगे चल के जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो वाली सब चीज़ें बच जाती हैं जी। डॉक्टर साहब, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का क्या कोई एज क्राइटेरिया भी है, या एक आकलन कर लिया जाए कि कौन से एज ग्रुप के ही लोगों को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सेफ है? देखिए, मिनिमम एज ग्रुप तो कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है, और कई जगह कुछ कंट्रीज़ में अपने आप ही कुछ 12 साल से कम 10 साल वाले बच्चों के भी ऑपरेशंस हुए हैं जिनको कि हार्मोन डिसऑर्डर की वजह से मोटापा होता है। तो मिनिमम एज का तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, मगर मैक्सिमम का है कि ज़्यादातर 60 साल के लोग जो 60 साल से कम के हैं उनको कराने से उन्हें फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है और उनके कॉम्प्लिकेशंस जो है वो नहीं होते बीमारियों के। डॉक्टर साहब, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मोटापे को कम करने के लिए की जाती है, तो अक्सर देखा जाता है कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको सिर्फ पेट बढ़ने की ही समस्या होती है। ऐसे में क्या इस सर्जरी के करने के बाद बाकी के जो हाथ पांव या बाकी जो शरीर के अंग हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? इसमें आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और इधर साउथ ईस्ट एशिया, ये जितने कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ में जो ओबेसिटी होती है वो हमेशा सेंट्रल ओबेसिटी होती है, यानी उनका केवल पेट बड़ा रहता है, बाकी हाथ पैर चेहरा सब नॉर्मल रहता है। तो ये ही ओबेसिटी जो है सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं इसको, और ये सबसे ख़तरनाक होती है क्योंकि इसमें पेट के अंदर खूब सारा फैट होता है। और जब पेट के अंदर खूब सारा फैट होता है तो बॉडी में डायबिटीज़ होने के चांसेस और जल्दी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम लोग एज़ कम्पेयर टू कॉकेशियन पॉपुलेशन इन अमेरिकन और यूरोप के लोगों के पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हमारे यहाँ मोटापा और ज़्यादा खतरनाक होता है और जल्दी
उसके कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ऑपरेशन करा करके मोटापा ठीक कर लेना चाहिए। और फिर वो तो जब आप ऑपरेशन करते हैं तो पेट का मोटापा तो कम होता है, साथ में आपके जॉइंट्स पे प्रेशर भी कम हो जाता है, आपका मसल मास बढ़ जाता है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको एक्सरसाइज करने में भी इजी हो जाता है जब आपका वज़न कम हो जाता है तो, और आप अपनी डाइट भी उस हिसाब से रखते हैं तो पूरी बॉडी पे ही इसका पॉजिटिव असर होता है। और क्योंकि आपने डाइट का जिक्र किया है, क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने के बाद अपने पेशेंट को आप डाइट, एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने के लिए भी कहते हैं? जी हाँ, डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है जो हम लोगों को एडवाइस करते हैं वो है कि प्रोटीन इंटेक सबसे ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले क्योंकि उनका आमाशय का आकार कम हो जाता है, तो इसलिए जो है उनको लिमिटेड और बेस्ट फूड लेना चाहिए। तो प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। सबसे पहले हम उन्हें बोलते हैं प्रोटीन खाइए, फिर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट खाइए, यानी कि प्रोटीन में जो वेजिटेरियन है वो दाल वगैरह खा सकते हैं, अंकुरित अनाज खा सकते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडे खा सकते हैं, नॉन वेज खा सकते हैं जो कि उबला हुआ हो, और बाकी फ्रूट खाते रहें, सलाद वगैरह खाते रहें। और जैसे कि आजकल आप पूरे देख रहे होंगे कि भारतवर्ष में पूरा चल रहा है कि अब मोटा अनाज, तो मोटा अनाज को भी प्रेफरेंस देना चाहिए, वो भी खा सकते हैं, मगर एक बार में थोड़ा थोड़ा खाएं और हर 3-4 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाएं। इसमें मतलब एक जो मल्टीपल स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स बोलते हैं हम इन्हें, तो ये वाली चीज़ अपनाई जाती है। दूध कंटिन्यूस लेना चाहिए आपको, और पानी हमेशा पीते रहना चाहिए ताकि आप डिहाइड्रेशन नहीं हो। इस तरह से आपको अपनी बॉडी के लिए थोड़ा थोड़ा करके, और दिन भर में भले ही उतनी ही डाइट लें जितनी आप एक बार में लेते थे, मगर अब धीरे धीरे करके लेना पड़ता है। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, लेप्रोस्कोपी करवाने के बाद में पेशेंट कितनी जल्दी रिकवर हो सकता है? और दूसरा एक सवाल ये भी है कि लोगों के मन में ये आशंका रहती है कि क्या एक बार सर्जरी कराने के बाद अगर उनका लाइफस्टाइल बिगड़ता है तो क्या फिर से उनको मोटापा आ सकता है? ये वाली बात तो हम पहले दूसरे प्रश्न का जवाब दूंगा मैं, कि ये वाली बात तो सही है कि यदि आप ठान लें कि मुझे मोटे होना ही है तो फिर आप लिक्विड कैलोरीज लेना शुरू कर देंगे। तो आपने लिक्विड कैलोरी लेना शुरू हुई तो वो भले ही आप खाने में आपको तकलीफ होगी, मगर लिक्विड कैलोरी तो आपके शरीर में पूरी जा रही है, तो पूरी जाएगी तो वो जो है आपका मोटापा जिस स्पीड से कम होना चाहिए वो नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि एक स्टेज पे आकर के रुक जाएगा, फिर उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होगा यदि आपने साथ में एक्सरसाइज वगैरह नहीं की। तो इसलिए डाइट प्लान फॉलो करना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपने इतनी मेहनत करके और इतना खर्च करके अपने को ऑपरेशन कराया है तो आपको उसका फ़ायदा मिले, उसके लिए आपको पूरी तरह से जुट जाना चाहिए। तो आधी मेहनत जो है वो तो ऑपरेशन की रहती है, और बाकी की 50% जो है वो मेहनत पर्सन को खुद करना चाहिए। जी, और मेरा सवाल ये भी था कि पेशेंट कितनी जल्दी क्योर कर जाता है, कितनी जल्दी वो रिकवर कर सकता है इस सर्जरी के बाद? देखिए, रिकवरी का तो ऐसा है कि पेशेंट अगले दिन से जो है वो चलना शुरू कर देता है। हम उसे बोलते हैं जितना ज़्यादा चलोगे उतना अच्छा है, और 7 या 10 दिन में उसके टाँके निकल जाते हैं और वो अपना काम करता रहता है। जब वो चल सकता है तो अपने सारे काम कर सकता है, और जितना ज़्यादा वॉक करेगा उतनी जल्दी उसका वेट कम होगा और उतनी जल्दी उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। जी, और सबसे ज़रूरी सवाल कि ऐसे बहुत सारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर इस सर्जरी में आने वाला खर्च कितना हो सकता है, यानी कितने खर्चे में वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करा सकते हैं? यदि हम खर्च की बात करें तो इसमें खर्च करीब अपन मान के चले, यदि कोई 100 किलो का व्यक्ति है तो उसका 3.5-4 लाख के आसपास खर्च पड़ता है। और ये खर्च महंगा थोड़ा सा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो पेट के अंदर जो औजार यूज़ किए जाते हैं, स्टेपलर करके एक औजार होता है जो कि इम्पोर्टेड होता है, और उसमें जो लगने वाले स्टेपल्स के कार्ट्रिज होते हैं वो भी इम्पोर्टेड होते हैं, तो वो उनका खर्च ज़्यादा होता है।
बाकी तो रूटीन खर्च होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो डायबिटीज़ वाला पेशेंट यदि 5 साल तक जो डायबिटीज़ की दवाई खाएगा या ब्लड प्रेशर की दवाई खाएगा तो उसमें वो उतने पैसों से ज़्यादा की दवाइयाँ खा जाता है। ये यदि आप कंपेयर करें तो इससे, तो यदि खर्च की माने तो यदि इसे एक रीज़नेबल खर्च है, ये कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, मगर इससे आपकी ज़िंदगी के 10 से 15 साल जो है वो आगे ज़िंदगी बढ़ जाती है और वो एक हैप्पी लाइफ होगी आपकी। जी डॉक्टर राजेश जी, जिस तरीके से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आखिर क्या क्या एहतियात पेशेंट को बरतने चाहिए? इसमें एक जो एहतियात सबसे बड़ा ये होता है कि जो डाइट प्लान आपको दिया जाए उसके अनुसार आपको चलना चाहिए। तो डाइट प्लान ये होता है कि ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ते तक जो है वो केवल लिक्विड डाइट दी जाती है। दूध लिया जाता है, सूप लिए जाते हैं, फ्रूट जूसेस लिए जाते हैं, ये सब लेते दाल का पानी दिया जाता है, चावल का पानी दिया जाता है। और फिर 1 हफ्ते के बाद फिर सेमी सॉलिड डाइट शुरू करते हैं, जैसे कि पतला दलिया है, पतली खिचड़ी है, दाल चावल वगैरह है। और फिर दूसरे हफ्ते के बाद जो है आप रोटी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं। बाकी खाना धीरे धीरे आप नॉर्मल की तरफ ले जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस सबसे बड़ा ध्यान आपको ये रखना पड़ता है कि आप कोई भी बहुत मीठा ड्रिंक ना लें, क्योंकि मीठे ड्रिंक से वो एकदम बॉडी में कैलोरी और शुगर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपके लिए परेशानी उत्पन्न करता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि समय की कमी है, इसलिए अपने दर्शकों को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और मोटापे से संबंधित आप ज़रूरी टिप्स क्या देना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ी टिप्स तो ये देना चाहूँगा कि मैं कोई उम्मीद करूँ कि आपको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़े कभी। आप एक्सरसाइज करते रहें, आप डाइट कंट्रोल करते रहें, आप लाइफ एंजॉय करें, मगर हफ्ते में 1 दिन करिए, रोज़ दिन नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके पास आपको ऐसा लगे कि आपके हाथ से आपकी हेल्थ जा रही है तो उसी टाइम आप डिसाइड करिए कि आपको कुछ ना कुछ कराना है। आप लेट मत करिए अपने आप को। आपकी किडनी खराब हो जाए, आपका लिवर खराब हो जाए, आपकी आंखें खराब हो जाएं, आपके जॉइंट्स खराब हो जाएं, ये सब नौबत आने ही ना दें। उसके पहले ही आप डिसीजन लेकर के अपनी सर्जरी करवाइए और उसके बाद फिर हेल्दी लाइफस्टाइल जिए और उसके साथ जो है आसपास भी आप पॉजिटिविटी फैलाते रहें। और हम एक हेल्दी इंडिया चाहते हैं, वही मेरा संदेश है। बिल्कुल डॉक्टर राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक हम तक साझा करने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं उन्हें उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। और अगर आपको भी मोटापे से जुड़ी समस्या है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो जो भी क्वेरीज, जो भी सवाल थे आपकी, उम्मीद है कि उन सभी के जवाब आपको मिले होंगे। बहरहाल अगली बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। स्वराज सेहत में आज के लिए इतना ही।